हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का NEET+B में जो अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट में लेकर के आ रही थी, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोग का एग्जाम होने वाला है। तो इसकी पूरी सीरीज आ रही है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो जरूर से देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब रेगुलर इस पर वीडियोज आप लोग की आएंगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी करिएगा। Which of the following ratios are taken into consideration by a banker before sanctioning the loan? ऋण की स्वीकृति देने से पहले बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किन अनुपातों को ध्यान में रखा जाता है। यानी कि जो बैंक होता है, किसी भी तरह का कोई व्यक्ति है, कोई बिजनेसमैन है, अपना लोन लेने के लिए गया है, तो वहां पर बैंक क्या करेगा, लोन का सेंक्शन करने से पहले किस तरह के रेशियोज होते हैं जिनको देखिएगा पहले, उसके बाद ही वो लोन प्रोवाइड कराएगा। कोऑपरेटिव रेशियो, समेत अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका दावत अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऋण क्षमता अनुपात, ऑल ऑफ द उपरोक्त सभी। तो किस तरह के रेशियोज को बैंक इम्पोर्टेंट होता है देखेगा, तो यहाँ पर आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो और ऋण क्षमता अनुपात को जरूर से देखेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। रेशियो एनालिसिस में ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी एक अलग से वीडियो भी मैं लेकर आऊंगी, जिसमें आप लोग को सारे जो अनुपात होते हैं, रेशियोज होते हैं, मैं पढ़ा दूंगी, तो आपको काफी इजी रहेगा। विच टाइप ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर? किस प्रकार का अंकेक्षण वर्ष भर चलता है, यानी कि कौन सा ऑडिट ऐसा होता है जो आपका वर्ष भर चलता रहता है। एनुअल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट। तो कौन सा होता है, तो यहाँ पर जो वर्ष भर चलता रहेगा अंकेक्षण, वो हो जाता है आपका कंटिन्यूअस ऑडिट। जो एनुअल ऑडिट होता है वो जब आपके अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं वर्ष के अंत में, लास्ट में, यानी कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उसके लास्ट में, उन तैयार अकाउंट्स का ऑडिट होता है, वो आपका एनुअल हो जाएगा। इंटरिम कभी कभी जो है जैसे कि डिविडेंड ही बीच में मिड ईयर में जो है घोषित करना पड़ जाता है, तो वहाँ पर इंटरिम हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो वहाँ पर इंटरिम ऑडिट भी होता है। कंप्लीट ऑडिट तो होता है कि जितने भी आपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए सबका ऑडिट हो रहा है। कंटिन्यूअस ऑडिट जो होता है इसको चालू अंकेक्षण, सतत अंकेक्षण भी कहते हैं, ये वर्ष भर चलता रहता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज बाय। कंपनी का समापन होता है क्लोजर ऑफ बिजनेस, व्यापार बंद करने में, सेल ऑफ एसेट, संपत्तियां बेचने से, एंड ऑफ लीगल एग्जिस्टेंस, वैधानिक अस्तित्व समाप्त होने से, आर्टिकल्स अंतर्नियमों द्वारा। तो कंपनी का समापन कैसे होता है, किस तरह से उसको बंद किया जा सकता है। तो यहाँ पर कंपनी का अगर समापन की हम बात करें तो वैधानिक जब अस्तित्व उसका समाप्त हो जाता है, लीगल एग्जिस्टेंस उसका समाप्त हो जाता है, तो कंपनी भी क्या होती है, बंद हुई मान ली जाती है। एक आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला दे रखा है, कंट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि EBIT। अभी किसका फॉर्मूला आपको ये बताना है, फाइनेंशियल लीवरेज का, वित्तीय उत्तोलन, ऑपरेटिंग लीवरेज, परिचालन उत्तोलन, कंपोजिट लीवरेज, मिश्रित उत्तोलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये किसका फॉर्मूला है, तो बहुत ही सिंपल सा है, ये आपका ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है। एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक वीडियो मैं आप लोग के लिए अपलोड करूंगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, इसमें आपका कंप्लीट मैनेजमेंट कवर हो जाएगा, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां पर मैं करवा दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट दैट द एसेट आर ऑलवेज वैल्यूड एट। लागत धारणा के अनुसार संपत्तियां हमेशा मूल्यांकित की जाती हैं, कॉस्ट प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर, और परचेज प्राइस पर, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये चीज को ध्यान रखिए किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, जैसे कि अगर रूढ़िवादी या कन्वर्जेटिव वाला जो होता है वो उस कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है, तो वहां पर आपका जो लागत मूल्य और मार्केट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होता है उसको वैल्यू किया जाता है। यहाँ पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट में पूछा है, तो यहाँ पर परचेस प्राइस जो होता है, क्रय मूल्य जो होता है, उसको मूल्यांकित किया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज। एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेजुटी जो होती है वो क्या होगी, फुली टैक्सेबल होती है, एग्जम्प्टेड अप टू 5 लाख, एग्जम्प्टेड अप टू 20 लाख, एग्जम्प्टेड अप टू 3,50,000। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेजुटी की राशि मिल रही है तो किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं, तो 20 लाख तक क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट इसकी होती है, 20 लाख तक क्या होता है, वो कर मुक्त होती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस व्हेन।
स्थायी लागत प्रति इकाई में वृद्धि होती है जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज, उत्पादन की मात्रा घटती है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है। तो आपको जैसे कि पता है कि फिक्स कॉस्ट जो होती है वो आपकी फिक्स है, नाम ही उसको फिक्स कॉस्ट है, यानी कि स्थायी होती, बदलती नहीं, लेकिन ओवरऑल नहीं बदलती। अगर 10,000 है तो 10,000 रहनी है, लेकिन साथ में ये चीज रहती है कि पर यूनिट में चेंज हो जाता है, जैसे कि प्रोडक्शन जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसमें चेंजेस होते हैं। स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जाएगा तो घटेगी, और उत्पादन की मात्रा को कम किया जाएगा तो बढ़ेगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिक्रीज किया जा रहा है, इसलिए क्या होगा, जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है वो इंक्रीज होगी। अपोजिट चलता है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन हु फर्स्ट पब्लिश्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम वाज, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को प्रथम प्रकाशित करने वाला व्यक्ति कौन था। देखिए कितने इजी और सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लुकस पैसियोली, अल्फ्रेड मार्शल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फोर्ड। तो यहाँ पर इसने प्रिंसिपल जो थे डबल एंट्री सिस्टम का, वो आपका लुकस पैसियोली हो जाता है, बहुत ही इजी सा है, इटली के वेनिस नगर के रहने वाले थे ये। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्फ्रेड मार्शल कौन थे, मार्शल जो है उनका अगर हम बात करें किससे कनेक्टेड है, तो ये आपके इकोनॉमिक्स में जो कल्याणवादी अर्थशास्त्र है उससे रिलेटेड है। एफ.डब्ल्यू. टेलर है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के हैं। हेनरी फोर्ड जो थे उनको जो है क्या कहा जाता है, उनको जो नॉर्मल प्रबंध है उसका जनक कहा जाता है। इस तरह से, और साथ में हेनरी फोर्ड ने जो के 14 सिद्धांत थे प्रबंध के वो भी दिए थे, 14 प्रिंसिपल भी दिए थे, उसके लिए भी हेनरी फोर्ड जाने जाते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लुकस पैसियोली के बारे में लिखा हुआ है कि इनको पुष्पालन का जन्मदाता माना जाता है। 1494 में इनकी बुक आई थी, कौन सी आई थी, डू कंप्यूटर सेट स्क्रिप्चरिस्ट, ये इनकी बुक थी, और इन्होंने इसमें सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम जो था उसके बारे में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज, प्रतिफल रहित ठहराव क्या, यानी कि किसी तरह का कोई कंसिडरेशन नहीं, क्योंकि इसमें आपको पता होगा कि एक जो होता है वो रख रहा होता है प्रपोजल, प्रपोज करने वाला दूसरा एक्सेप्ट कर रहा होता है, उसके बाद प्रॉमिस बनता है, उसमें कोई ना कोई कंसिडरेशन जरूर होना चाहिए, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो व्यर्थ होता है, वाइड होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व शो, सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठे के किस भाग में दिखाया जाता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये भी। शेयर कैपिटल में, जनरल सरप्लस में, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो जनरल रिजर्व होता है उसे बैलेंस शीट के किस हेड में हम दिखाते हैं, बहुत ही सिंपल है, जनरल सरप्लस में दिखाया जाता है। तो एक आंसर है ऑप्शन बी। When shares are forfeited, share capital account is debited by, जब अंशों को जब्त किया जाता है तो शेयर पूंजी खाते को आहरित किया जाता है। इशू प्राइस ऑफ शेयर से, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर से, पेड अप अमाउंट ऑफ शेयर से, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब शेयर फॉरफिट किए जाते हैं, मतलब कहने का ये है कि कोई कॉल करी गई है और जो शेयर होल्डर था उसने उस कॉल के पैसे नहीं चुकाए, तो वहां पर से एक नोटिस पीरियड दिया जाता है। उस नोटिस पीरियड में भी अगर नहीं चुकाता है तो वहां पर उसके अंशों को क्या किया जाता है, उनके अंशों को जब्त कर लिया जाता है, उनका हड़प कर लिया जाता है, उसका फॉरफीचर कर लिया जाता है। तब जो एंट्री की जाती है तो वहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट जो होता है वो किस अमाउंट से डेबिट किया जाएगा, तो वो कॉल्ड अप अमाउंट, जितनी याचना मांगी गई होती है उस अमाउंट से डेबिट किया जाता है। एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ओपनिंग कैपिटल बताइए 45,000 की, क्लोजिंग कैपिटल है 75,000 की, विड्रॉ है 10,000 का, फ्रेश कैपिटल है 5,000 की। तो आपको बताना है प्रॉफिट क्या होगा, यानी कि यहाँ पर आपको ये बता देना है, तो आपको बताया गया कि स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल क्या थी, क्लोजिंग क्या थी उसकी, उसने आहरण कितना किया है और अब कितनी एक्स्ट्रा पूंजी और लगाई है, उसको लाभ कितना होगा। तो इसको सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने का इसका फॉर्मूला होता है, उसी से बेसिस पे उसको निकाला जाता है। क्या होगा फॉर्मूला, कि क्लोजिंग कैपिटल में हम ड्राइंग्स को ऐड करते हैं, उसमें से हम लेस कर देते हैं जो उसकी जो अभी पूंजी उसने फ्रेश कैपिटल लगाई है प्लस जो उसकी ओपनिंग कैपिटल थी, तो उसको लेस कर देंगे तो वहाँ प्रॉफिट निकल आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 35,000 प्लस 10,000 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। 5,000 प्लस 45,000 यानी कि 50,000, और इधर हो जाएगा आपका 85,000 में से 50,000 लेस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 35,000। यही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन,
हेरास काटा जाता है फिक्स एसेट पर, करंट पर, इंटेंजिबल पर, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन होता है वो किस पर लगता है, तो मेनली जो डिप्रिसिएशन है वो आपका फिक्स एसेट पर लगता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो स्थायी संपत्तियां होती हैं उन पर चार्ज किया जाता है। आर्थिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपनी सेक्रेटरी, यानी कि जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसे कौन अपॉइंट करता है, बहुत इजी है। इंटरनल ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो है वो अपॉइंट करते हैं। अगर सिर्फ ऑडिटर लिखा होता तो उसको शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, लेकिन अगर कहा जाए इंटरनल ऑडिटर तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। भारतीय अनुबंध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रतिफल के बिना किया गया ठहराव व्यर्थ है। सेक्शन 25, 10, 23, 2 सेक्शन डी। यहाँ पर किस सेक्शन में आएगा, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन डी में आएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज, भुनाए गए विपत्रों पर छूट है। एन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अक्रूड इनकम, लायबिलिटी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, जो बिल्स होते हैं, बिल्स डिस्काउंटेड होते हैं, उन पर जो रिबेट दी जाती है वो क्या है, तो इसे एक अग्रिम प्राप्त आय माना जाता है। एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होती है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बुनाए गए विपत्रों पर छूट को अग्रिम रूप से प्राप्त छूट के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात ऐसी छूट जो प्राप्त हो गई लेकिन अर्जित नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में पत्र को की छूट को लाभानी खाते में ब्याज और छूट से घटा देते हैं और आर्थिक चिट्ठा में दायित्व के रूप में दिखाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स टू राम 500 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 50 वुड अफेक्ट। राम को 500 की बिक्री की खतौनी उसके खाते में 50 से की गई, जिससे प्रभावित हो, यानी कि 1 जीरो कम कर दिया गया। 1 जीरो नहीं है, ओवरऑल देखिएगा तो 450 यानी कि 450 रुपए है, जो कोई कम कर दिए गए तो उससे क्या प्रभावित होगा, सेल्स अकाउंट, राम का अकाउंट, कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सीधी सी बात है, चाहे बिक्री की गई हो, कुछ भी किया गया हो, मेन तो उसके राम के अकाउंट से ही रिलेटेड है ना, तो क्या इफेक्ट करेगा, राम का अकाउंट। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज क्वाइंड द नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। पूरी संरचना का नेट परिचालन आय सिद्धांत किसने दिया था, गॉर्डन ने, हडसन ने, डूरर ने, वाल्टर ने। तो यहाँ पर जो कैपिटल स्ट्रक्चर का नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी थी वो किसने दी थी, वो दी थी डूरर ने। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। डेविड डूरर इनका पूरा नाम है, पूरा नाम भी लिखा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया who goes abroad for the purpose of employment, he must stay in India to become resident at least. एक भारतीय नागरिक है जो गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है, उसे निवासी होने के लिए भारत में कम से कम ठहरना होगा 182 डेज, 90 डेज, 60 डेज, 180 डेज। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक भारतीय नागरिक है जो कि गत वर्ष में, प्रीवियस ईयर में क्या है, रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से विदेश गया था, फॉरेन कंट्री गया था, उसे अब इंडिया में रेजिडेंट होने के लिए कितने दिन ठहरना, तो आपको पता ही कितने दिन है, 182 डेज है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 डेज वाला नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर दो शर्तें एक साथ हो जाती हैं कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज हो और उससे पिछले के 4 जो साल थे उसमें कम से कम 1 वर्ष रहा हो, तब माना जाएगा कि वो आधार शर्त अपनी पूरी करता है। तो यहाँ पर 182 डेज की सिर्फ एक ही कंडीशन है, तो वहाँ पर वो डायरेक्टली आंसर आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला दे रखा है आपका, परिचालन लीवरेज का सूत्र है, ऑपरेटिंग लीवरेज का। यहाँ पर जो फॉर्मूला दे रखा है तो आपको पता ही है, यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया गया था इससे पहले के क्वेश्चन में C/EBIT, और पूछा गया था किसका फॉर्मूला है, वो ऑपरेटिंग लीवरेज का था। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, और सूत्र दे दिया गया है, तो बहुत ही ईजी सा है। तो एक आंसर है ऑप्शन बी, C/EBIT। इससे क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन निकालते कैसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कैश आइटम। इसमें से कौन सा गैर रोकड़ मद नहीं है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, गुडविल रिटर्न ऑफ, डिप्रिसिएशन, कैश सेल। क्या गैर रोकड़ मद नहीं है, यानी कि डायरेक्ट कैश नहीं है, नॉन कैश है। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेट भी आपका क्या है, नॉन कैश है, गुडविल रिटर्न ऑफ भी नॉन कैश और डिप्रिसिएशन भी। लेकिन जो कैश सेल है वो आपकी कैश में है, नॉन कैश नहीं है।
तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें नॉन कैश में शामिल की जाती हैं। तो संपत्तियों पर हिरास है, ख्याति का अपलेखन है, अप्राप्त के लिए प्रावधान है, लेनदारों पर छूट का प्रावधान है, देनदारों पर छूट का प्रावधान है। ये सब आपके नॉन कैश में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई फाइनेंशियल लिवरेज इज द ब्लेसिंग विद। उच्च वित्तीय उत्तोलन तब आशीर्वाद होता है जब, यानी कि जो हाई फाइनेंशियल लिवरेज है कब अच्छा माना जाएगा। द अर्निंग्स आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, अर्निंग्स आर लेस देन द कॉस्ट ऑफ डेट, अर्निंग्स इक्वल द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देयर इज इन्फ्लेशन, मुद्रा प्रसारण। तो यहाँ पर क्या होता है, हाई फाइनेंशियल लिवरेज अच्छा माना जाता है जब जो आपकी आय है ऋण पूंजी की लागत से अधिक होती है, यानी कि जितनी कॉस्ट ऑफ डेट आपकी आई है, अर्निंग आपकी उससे ज्यादा आ रही है, तब हाई फाइनेंशियल लिवरेज अच्छा माना जाएगा। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज, यानी कि जो तलपट होता है क्या प्रकट करता है, एरर ऑफ कमीशन, कमीशन, प्रिंसिपल, बैलेंस। तो यहाँ पर जो तलपट होता है वो आपका बाकी शीशों की अशुद्धियों को बताता है, यानी कि एरर ऑफ बैलेंसेस। जब हम बैलेंस निकालते हैं कि जो तलपट बनाया जाता है, लेजर जो आपने बनाया है, लेजर में जो अकाउंट्स रखे होते हैं उसमें जो बाकियां निकल के बैलेंस निकल करके आता है, उन्हीं बैलेंस से हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं और इससे दोनों साइड इक्वल आने चाहिए। तो ये क्या बताता है, एरर ऑफ बैलेंसेस, कि क्यों दोनों साइड इक्वल नहीं आए। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वे अशुद्धियां जिनका प्रभाव तलपट के योग पर पड़ता है, गलत पक्ष में अगर कर दिया जाएगा पोस्टिंग, अशुद्ध योग यानी कि टोटल आपने जो है निकालने में गलती करी है, कोई अकाउंट लिखने में छोड़ दिया है, या फिर आपने टोटल करने में या फिर बैलेंस निकालने में गलती करी है, तो भी यहाँ पर प्रकट हो जाएगा, पता चल जाएगा तलपट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेज अ मशीनरी फॉर 2000 बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। आपने 2000 की मशीन क्रय की, लेकिन क्या किया, क्रय खाते को आहरित किया गया, यानी कि क्रय खाते में डेबिट कर दिए गए 2000। तो किस तरह की एरर है, क्लरिकल है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कॉम्पेंसेटिंग एरर है, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ये सैद्धांतिक अशुद्धि है, एक तरह का प्रिंसिपल था जो आपने गलत कर दिया है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल मिस्टेक है, तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट चेकिंग रिड्यूस द, जो परीक्षा जांच होती है वो क्या कम करती है, जैसे कि अगर हम जो है किसी अकाउंट की जांच कर रहे हैं तो सारे अकाउंट की जांच ना करके कुछ अकाउंट्स की हम जांच कर लेते हैं, उसमें की कुछ एंट्रीज की जांच कर लेते हैं, तो उसे हम टेस्ट चेकिंग कहते हैं। तो टेस्ट चेकिंग क्या कम करती है, वर्क ऑफ एन ऑडिटर, लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो अंकेक्षक का कार्य है उसको कम करती है, ना कि लायबिलिटी। वो लायबिलिटी ऑडिटर की उतनी ही बनी रहेगी, लेकिन उसका काम कम हो जाता है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which policy of working capital management the permanent current assets are financed by shortly term financing। कार्यशील पूंजी के प्रबंधन की किस नीति के अंतर्गत स्थायी चालू समिति का वित्तीयकरण लघुकालीन वित्त के द्वारा किया जाता है, कंजर्वेटिव पॉलिसी, एग्रेसिव पॉलिसी, मॉडरेट पॉलिसी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है, जब हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर जो स्थायी चालू समिति का वित्तीयकरण जो है वो लघुकालीन वित्त के द्वारा किया जा रहा है, कि जो परमानेंट करेंट एसेट होती हैं उनको हम शॉर्टली टर्म फाइनेंसिंग से करते हैं, तो आपकी एग्रेसिव पॉलिसी कहलाती है, तो उग्रवादी नीति कहलाती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक फॉर्मूला दे रखा है, आपको बताना है किसका फॉर्मूला है। हु हैज गिवन द फॉर्मूला P इज इक्वल टू D अपॉन KE माइनस G फॉर डिटरमाइनिंग डिविडेंड पॉलिसी। ये एक लाभांश नीति का फॉर्मूला है, आपको बताना है इसको से किसने दिया था, मोदिग्लानी मिलर ने, जेम्स ई वाल्टर ने, मायरन गॉर्डन ने, डेविड डूरेंट ने। तो ये किसने दिया था, ये दिया था मायरन गॉर्डन ने। ये गॉर्डन का फॉर्मूला है, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस चीज को क्या कहेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप, P फॉर क्या हो जाता है, प्राइस ऑफ शेयर, KE हो जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, D होता है डिविडेंड पर शेयर और G हो जाता है ग्रोथ रेट। ये फॉर्मूला आपका बनता है, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, आगे की वीडियोस जो आपकी आएंगी तो न्यूमेरिकल भी मैं शामिल करूंगी, इससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।